नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। सुल्तानपुर रायबरेली के बाद अब राहुल गांधी के प्रयागराज जाने की खबर है। हालांकि आज राहुल गांधी को जम्मू कश्मीर में कई कार्यक्रम में शामिल होना था। राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज जम्मू कश्मीर जाने वाले थे, लेकिन आज का कार्यक्रम उनका रद्द कर दिया गया है। राहुल गांधी को जम्मू में पार्टी कार्यकर्ताओं से चुनावी तैयारियों पर चर्चा करनी थी। इसके बाद शाम को श्रीनगर में पहुंचकर पार्टी प्रतिनिधियों से बातचीत करनी थी, पर सारा प्लान आज का चौपट हो गया और खबर है कि कल राहुल गांधी रणनीति बनाएंगे, क्योंकि वो अब श्रीनगर के लिए रवाना हो गए हैं। तो जम्मू कश्मीर को लेकर राहुल गांधी का क्या है प्लान, बताएंगे आपको। साथ ही एक अपडेट आपको दे दे, आम आदमी पार्टी ने जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। तो आपका ऐलान कैसे बढ़ाएगी कांग्रेस की मुसीबत, इस पर भी चर्चा करेंगे। पर कोलकाता रेप मर्डर मामले में राहुल गांधी अब बुरे घिर गए हैं। दरअसल रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी से मीडिया ने जब रेप हत्या मामले में सवाल किया तो उन्होंने इसे नजरअंदाज करते हुए कहा कि वो दलित की हत्या के मामले से ध्यान भटकाना नहीं देंगे। अब बीजेपी इस पर राहुल गांधी से माफी की मांग कर रही है, तो इस पर भी कैसे फंस गए हैं राहुल गांधी, बताएंगे आपको। साथ ही खादी ग्रामोद्योग ने आखिर सोनिया गांधी को क्यों लगाई फटकार, ये भी आपको बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। खबर थी कि आज सुबह राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के लिए रवाना होंगे, लेकिन देर शाम वो रवाना हुए हैं। क्या कुछ जम्मू कश्मीर को लेकर राहुल गांधी रणनीति बना रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी और रणनीति ये दोनों कंट्राडिक्टिव वर्ड्स है। अगर देखा जाए तो दोनों में कोई समानता ही नहीं है। राहुल गांधी कोई रणनीति बनाने नहीं जा रहे, बल्कि समर्पण करने जा रहे हैं, सरेंडर करने जा रहे हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव के दौरान जो हुआ, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ये मांग कर रही थी कि मेरे लिए तो नहीं, कम से कम महबूबा मुफ्ती के लिए एक घाटी की सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ दे। यानी कि अब्दुल्ला से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप एक सीट महबूबा को दे दीजिए ताकि हम सब लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ सकें। भारतीय जनता पार्टी घाटी की तीनों सीटों पर चुनाव नहीं लड़ी थी, केवल जम्मू की 2 सीटों पर चुनाव लड़ी। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या कहा? राहुल गांधी से सीधे कह दिया कि आप जम्मू के 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ो, घाटी के सीटों के बारे में चर्चा नहीं होगी। 3 की 3 सीटें महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी अब्दुल्ला, ये दोनों के बीच लड़ी गई, जिसमें से एक सीट पर इंजीनियर राशिद जीत गया। इन दोनों की हार हुई। मतलब अब जो राहुल गांधी जा रहे हैं वहां पर जाकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी दोनों के यानी महबूबा और अब्दुल्ला, ये दोनों नेताओं से बातचीत करेंगे। बातचीत का आधार क्या हो सकता है? बातचीत में क्या ये चैलेंज कर सकते हैं इस बात के लिए कि घाटी के जो 47 सीटें हैं उसमें से 20 सीटें हमें दे दें? ये संभव नहीं है, क्योंकि महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला ये दोनों जानते हैं कि घाटी से बाहर निकले यानी जम्मू क्षेत्र में गए तो वहां पर हमारी जमानत जब्त हो जाएगी। इसलिए जम्मू क्षेत्र में तो एंट्री ही नहीं करना है, तो फिर बात कहां चलेगी? बात यही चलेगी कि इस बार डिलिमिटेशन जो हुआ है जम्मू कश्मीर में, उसमें सीटों का समीकरण बदल गया है। पिछली बार क्या होता था? पिछली बार जो जम्मू कश्मीर में जो डिवीजन था जम्मू और घाटी के क्षेत्रों में, लद्दाख में, वहां पर तीनों जगह पर जो विधानसभा की सीटें थी वो भारतीय जनता पार्टी की थोड़ी प्रतिकूल हुआ करती थी। जो सीटें जम्मू में जम्मू संभाग में थी 37 थी, और जबकि घाटी के क्षेत्र में 46 सीटें थी। अब 46 सीटें और 37 सीटों के बीच अंतर है, और घाटी के क्षेत्र में पूरी तरह से मुस्लिम बाहुल है। वहां से कश्मीरी हिंदुओं को भगा दिया गया है। उसमें से कई लोग जो हैं, कई परिवार जम्मू में भी रहते हैं और कुछ दिल्ली जैसे जगहों पर भी भागकर आए हुए हैं, दिल्ली मुंबई में भी शिफ्ट कर गए। लेकिन इस बार पूरा समीकरण चेंज हो गया। अभी जो नई स्थिति है, यानी कि डिलिमिटेशन के बाद क्या हुआ? जम्मू और कश्मीर के बीच की इस गैप को कम कर दिया गया। जम्मू संभाग में सीटें हो गई 43 और घाटी के क्षेत्र में 1 सीट बढ़ी, यानी कि 47 सीटें हुई। 90 सीटें हैं और उसमें से 43 जम्मू के क्षेत्र में हैं, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा जो चुनाव लड़ा तो जम्मू के दोनों सीटों पर लड़ा। उसमें से 29 सीटों पर, यानी असेंबली सेगमेंट के तौर पर देखा जाए तो 29 असेंबली सेगमेंट में भारतीय जनता पार्टी की बढ़त हुई।
अब अगर इस पूरे समीकरण को देखा जाए, 47 सीटों पर घाटी के क्षेत्र में अभी ये नहीं कहा जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी कहां लीड ले सकती है, कहां कमजोर हो सकती है, क्योंकि उसमें तो लोकसभा चुनाव पर भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट खड़ा नहीं किए। लेकिन इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उसके बाद पीडीपी के पिछले दिनों 2 दिन पहले प्रवक्ता ने इस्तीफा दिया, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। अपना दल जो है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, उसमें से उसके वाइस प्रेसिडेंट मुजफ्फर अली ये भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई नेता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। उसके बाद जम्मू कश्मीर असेंबली को लेकर जो डिलिमिटेशन के बाद 7 सीटें एससी एसटी के लिए रिजर्व की गई, उन सीटों पर भी इन लोगों को लग रहा है कि स्थानीय जो पार्टियां हैं, जैसे कि गुज्जरों की पार्टी है, गुज्जर जिसमें है, बकरवाल जिसमें है, जिसमें ये जम्मू कश्मीर के पहाड़ी जनजाति बोला जाता है, शेड्यूल ट्राइब है, ये सारे जो स्थानीय पार्टियां इन ग्रुप्स की है, वो भी कहीं न कहीं एक बड़ा फैक्टर पैदा करेगी। और इसलिए गुज्जर नेता मुजफ्फर अली ने जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया, पूंछ और राजौरी के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नया बेस तैयार हुआ है। और एससी एसटी का दर्जा, एसटी का जब दर्जा दिया गया गुज्जरों को, वो पहाड़ियों ने पहले विरोध किया, बाद में एक दूसरे से सामंजस्य इन लोगों ने बिठा लिया। लेकिन इन लोगों को ये तो लगता है कि अभी तक जम्मू कश्मीर में रिजर्व सीटें नहीं होती थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यह मौका दिया। तो अब जो चुनाव होने वाले हैं उसमें यह नहीं कहा जा सकता कि भाजपा केवल जम्मू रीजन तक सीमित होगी, लेकिन जम्मू में भारतीय जनता पार्टी की चुनौती सबसे कम है, लगातार दोनों लोकसभा की सीटें जीतती है। तो ऐसे में जम्मू की सीटें जो है 43, उसमें से कांग्रेस को दिया जाएगा कुछ सीट कि आप 35 सीटों पर चुनाव लड़ लो, बाद में जो बची हुई सीटें हैं उसमें से कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस, कुछ पीडीपी लड़ ले। ये प्रस्ताव दिया जाएगा कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी को, और इसलिए राहुल गांधी वहां कोई समझौता करने नहीं जा रहे, बल्कि हिंदुस्तान के दूसरे क्षेत्र के लोगों को यह बताने जा रहे हैं कि देखो, जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए हम सारे वो मुस्लिम देशद्रोही पाकिस्तान समर्थक लीडरों के साथ खड़े हैं, इसलिए तुम ये चिंता न करो, दूसरे जगह पर मुसलमान हमारा साथ देगा। हम जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक ऐसी सरकार बनाने के लिए सहयोग देंगे जो कि भारत के नहीं बल्कि पाकिस्तान के इशारों पर काम कर सके। ये इनका पूरा एजेंडा है, इसलिए अभी वो वहां जा रहे हैं। और अब जो धीरे धीरे दूसरी पार्टियां, जैसे आम आदमी पार्टी की बात आपने की, आम आदमी पार्टी ने भी चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। अब ये घोषणा जो आम आदमी पार्टी की है, ये सिर्फ एक क्षेत्र विशेष के लिए नहीं होगी, ये जम्मू में भी और घाटी में भी, क्योंकि आम आदमी पार्टी को भी दिखाना है कि देखो हमारे पास भी कुछ मुस्लिम लीडर हैं, दिल्ली में तो ज्यादा हो नहीं पाते। लेकिन सर, ये जो आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि वो भी चुनाव लड़ेगी, क्या इससे राहुल गांधी की मुसीबत बढ़ेगी? देखिए, ये अपोजिशन पार्टियां वहां के लिए जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, यानी कि एंटी बीजेपी वोटर हैं, उसमें से ज्यादातर मुसलमान हैं। जम्मू के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने एक नया तरीका अपनाया और घाटी के क्षेत्रों के लिए सामंजस्य बिठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जम्मू कश्मीर का चुनाव प्रभारी किसे बनाया गया? राम माधव को। ये वही राम माधव हैं जिन्होंने 2014 में वहां पर पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाई थी। हालांकि यह गठबंधन ऐसा असमान गठबंधन रहा कि कुछ दिन के बाद टूट गया, और लेकिन फिर भी राम माधव को वहां के बेहतर स्ट्रेटजिस्ट माना जाता है। भारतीय जनता पार्टी से वो धीरे धीरे उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया था। बाहर का रास्ता का मतलब वो संगठन और उनके विचारधारा से अलग नहीं गए, बल्कि जनरल सेक्रेटरी का पद उन्हें उनसे ले लिया गया और उन्हें कहा गया कि कुछ दिन तक आप जाके फिर से संघ में काम करें। संघ से फिर उनकी वापसी हुई है। नॉर्थ ईस्ट और जम्मू कश्मीर, इन दोनों जगहों पर लगातार उन्होंने मेहनत किया, जिसका परिणाम आज सामने है। नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस साहब एनडीए का ऐसा गठबंधन बना है कि जहां कहीं भारतीय जनता पार्टी और कहीं भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी की सरकारें हैं। तो ये राम माधव की वापसी हुई है। जम्मू कश्मीर में फिर से उनको चुनाव प्रभारी बनाया गया, जी किशन रेड्डी को सह प्रभारी बनाया गया है। अब यह भारतीय जनता पार्टी जम्मू से ऊपर बढ़ रही है, जो कि गुज्जर, पहाड़ी, बकरवाल ये जनजातियां हैं। इन लोगों का समर्थन अमित शाह ने पिछले दिनों जब इस कम्युनिटी के कई लीडर से मुलाकात की थी तो इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया था। अब ऐसी स्थिति में
भाजपा ने जो तैयारी जम्मू कश्मीर में की है उसमें आम आदमी पार्टी के एंट्री से परेशानी किसे होगी? परेशानी होगी महबूबा मुफ्ती को, परेशानी होगी उमर अब्दुल्ला को, परेशानी होगी कांग्रेस राहुल गांधी को कि इन लोगों के बीच एक नया एंट्री हो गई है। और आम आदमी पार्टी तो ऐसी पार्टी है जिसमें केजरीवाल कहेंगे कि अगर आप चाहते हो कि इंडी अलायंस जिंदा रहे तो जम्मू कश्मीर में भी हमें 5 ही सीटें दो, कुछ सीटें दो जिस पर हम चुनाव लड़ सके, नहीं दोगे तो हम सारी सीटों पर उम्मीदवार उतार देंगे। तो इनकी परेशानी बढ़ाने के लिए केजरीवाल ने वहां एक नया काम कर दिया है, ताकि इनको भी लगता है कि आगे अगर जम्मू कश्मीर में, हरियाणा में दबाव बनाएंगे तो ये जो दिल्ली के विधानसभा चुनाव होने हैं जहां कांग्रेस सुपर एक्टिव मोड में है, पिछली बार से ज्यादा एक्टिव है, अभी उम्मीदवारों की घोषणा करने जा रही है, यहां पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कैंपेन कर रही है, यहां पर दबाव बना रहे और दिल्ली में फिर से कांग्रेस उसी मोड में आ जाए कि पिछले चुनाव में राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा इन लोगों ने चुनाव प्रचार तक नहीं किया, उसी मोड में कांग्रेस को लाने के लिए आम आदमी पार्टी अलग अलग प्रेशर डाल रही है। तो जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी का मतलब है कि ये फैसला लेने के लिए जा रहे हैं कि कितना सरेंडर करना है, क्योंकि मैसेंजर जाएगा तो फिर टाइम लगेगा, वहां से वो नेता बोलेंगे, फिर यहां से राहुल गांधी को आकर बताएगा। इस मैसेंजर को खत्म करके राहुल और खड़गे दोनों जाकर वहां पर हाथ खड़ा करेंगे। डील राहुल गांधी करना चाहते हैं। लेकिन सर राहुल गांधी इधर उधर जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर भी पहुंच गए हैं, लेकिन रायबरेली हो या अभी खबर है कि वो 24 तारीख को प्रयागराज भी जाएंगे, इतना वक्त उनके पास है तो थोड़ा सा वक्त निकालकर कोलकाता क्यों नहीं चले जाते? हालांकि उन्होंने ट्वीट जरूर किया, लेकिन किसी मीडिया वालों ने उनसे जब रायबरेली में सवाल पूछा तो उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। ये तो बहुत गलत बात है। देखिए, ट्वीट किया राहुल गांधी ने, क्या हुआ उसके बाद जब ममता बनर्जी की तरफ से दबाव बनाया गया कि इंडी अलायंस के पार्टनर हो, पार्टनर की तरह रहो। जब भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही है, दूसरी पार्टियां विद्रोह कर रही है, प्रदर्शन में शामिल हो रही है, तो तुम लोग भी हमारे सामने ऐसे ही रहोगे, तो फिर वामपंथी पार्टियां या फिर भारतीय जनता पार्टी और तुम में अंतर क्या है? जब इतनी बातें हुई राहुल गांधी पूरे बैकफुट पर आ गए और उसके बाद कांग्रेस ने ऑफिशियल बयान दिया कि ममता बनर्जी के लिए नहीं, इन जनरल राहुल गांधी ने ट्वीट किया था कि पूरे देश में कहीं भी अगर रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, तो उन चीजों का विरोध राहुल गांधी ने किया। कोलकाता की बात सिर्फ नहीं की, ममता बनर्जी के खिलाफ बात नहीं की। अब इस बीच में राहुल गांधी से एक सवाल पूछा जाता है कि ये जो कोलकाता में रेप मर्डर हुआ, ब्रूटल मर्डर है, तो ऐसी स्थिति में कम से कम आप तो बताइए कि आगे का समाधान क्या हो सकता है, या कांग्रेस का स्टैंड इस पर क्या है। ये सोशल एक्टिविस्ट सड़कों पर उतरे हुए हैं, सारे डॉक्टर सड़कों पर उतरे हुए हैं, अलग अलग स्टेट में प्रदर्शन हो रहे हैं, विरोध हो रहे हैं। आपके बंगाल कांग्रेस में विरोध नहीं कर रही है, वहां के कोई बड़े नेता सड़क पर दिखाई नहीं पड़ते। तो राहुल गांधी को ऐसे मौके पर जवाब देने की आदत नहीं है। बेसिकली राहुल गांधी को रटा रटाया शब्द ही बोलना आता है। वो जो कहा जाता है कि आईक्यू लेवल, वो तो राहुल गांधी का 0 से थोड़ा बहुत ज्यादा होगा। इसलिए ऐसे सवाल जब आ जाते हैं तो राहुल गांधी के पास एक ही जवाब होता है, या तो तुम भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हो, किसी पत्रकार को बोल देंगे ये भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, या फिर बोल देंगे कि तुम मुद्दे से डाइवर्ट कर रहे हो, हम यहां किसी दूसरे काम से आए हैं। यानी कि आप मुद्दा लेकर आए हो कि एक दलित की हत्या हो गई है, लेकिन क्या आप वहां जाते हुए रास्ते में पानी नहीं पी, खाना नहीं खाया, दूसरे लोगों से मुलाकात नहीं की, आपने अपने पॉलिटिकल एम्बिशन के लिए दूसरे प्रोग्राम नहीं किए, आपने सारा काम किया, तो इसमें 2 मिनट के लिए जवाब देने में आपको समस्या कैसे हो रही है? यानी कि राहुल गांधी का एक एक कदम जो हो रहा है आजकल, वो केवल और केवल पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता है। और इसी विचारधारा के साथ लोग क्या कहते हैं, राहुल गांधी बदल गए, राहुल गांधी बेहतर इंसान बन गए, राहुल गांधी आजकल बेहतर बातें बोलते हैं, बेहतर मुद्दे उठाते हैं। मतलब साफ है कि इस रेप कांड में राहुल गांधी ऐसे फंसे हैं कि अब तो हर जगह जाएंगे, मीडिया के सामने जैसे ही मुताकिब होंगे
वैसे ही राहुल गांधी से इस पर सवाल पूछा जाएगा और हर दिन राहुल गांधी बेइज्जत होकर भागेंगे, जैसे कि रायबरेली से बेइज्जत होकर भागना बिल्कुल, और सवाल पूछना भी चाहिए। राहुल गांधी तो फंसे हुए हैं, लेकिन थोड़ी डिटेल्स बता देते हैं कि सोनिया गांधी भी कैसे फंस गई है। अब खादी ग्रामोद्योग ने सोनिया गांधी को क्यों लगाई है फटकार, वो आपको बताते हैं। दरअसल सोनिया गांधी ने एक अखबार में प्रकाशित अपने एक लेख में लिखा है कि मोदी सरकार खादी की अनदेखी कर रही है। आज देश में खादी कामगारों की आर्थिक स्थिति खराब है, इसके बावजूद पॉलिस्टर और चीन से आयात किए गए कपड़े से तिरंगा बनाया जा रहा है। राहुल गांधी की माता श्री सोनिया गांधी ने यह भी लिखा कि सरकार द्वारा खादी उद्योग को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। अब सोनिया गांधी के इसी झूठी बातों को लेकर खादी ग्रामोद्योग ने सोनिया गांधी को कड़ी फटकार लगाई है। खादी ने सोनिया गांधी पर खादी के खिलाफ गलत जानकारी फैलाने का आरोप लगाया है। खादी ने तथ्यों और डेटा के साथ सोनिया गांधी से साफ कहा कि झूठी जानकारी देना और लोगों को गुमराह करना बंद करे। हर बार ही ऐसा होता है, चाहे वो राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी है, जनता को झूठी झूठी जानकारी क्यों परोसते हैं? क्योंकि जैसी माँ वैसा बेटा। अगर बेटे को देखकर माँ की स्थितियों के बारे में जानकारी न मिले तो फिर सोचने का फायदा क्या है। बेसिकली राहुल गांधी जैसे झूठ फरेब फैलाते हैं, इनकी टीम के लोग वैसे ही फर्जीवाड़े में इनको महारत हासिल करवाने में लगे हैं। वैसे ही टीम तो सोनिया गांधी की भी है, और सोनिया गांधी की उपज राहुल गांधी जब ऐसे हैं, सोनिया गांधी भी उसी में इन्वॉल्व हो चुकी है। ये बहुत समय से पूरी तरह से अलग थलग पड़ी हुई थी। इनको कुछ लोगों ने कहा कि दो आपके नाम पर कुछ आर्टिकल लिख लें, उनकी भी कमाई हो जाती है, जो इनकी टीम के लोग हैं जो आर्टिकल लिख रहे हैं। और इसलिए इनको क्या दिखा, खादी ग्रामोद्योग के ऊपर अब सवाल करेंगी सोनिया गांधी, जिनको खादी के बारे में कुछ पता ही ना हो। इनको लाकर दे दिया जाता है, वो सामान देख लिए होंगे। अगर 10 जनपद के अंदर एक बार ये किसी मीडिया वाले को बुला ले और वहां पर कैमरा चारों तरफ चल जाए तो फिर पता चलेगा कि ये हिंदुस्तानी हैं या फिर विदेशी हैं। ये सारे इनके पेंटिंग्स तक होते हैं जो हिंदुस्तानी नहीं होते, उसमें भी क्रिश्चियनिटी टपकती है। जैसा कि कुछ कभी कभी गलती से कुछ फुटेज सामने आ जाता है। ये सुब्रमण्यम स्वामी गलत नहीं कहते कि इनके एक कोने में तो चर्च ही है, और कई रिपोर्ट्स ऐसे आ गए हैं, जैसे ब्लिट्स की रिपोर्ट आई, उसमें भी सोनिया गांधी राहुल गांधी के बारे में कई ऐसी बातें कही गई कि ये तो हिंदू हो ही नहीं सकते, हिंदुस्तानी मानसिकता इनके अंदर नहीं है। तो इसलिए खादी ग्रामोद्योग ने जिस तरीके से खादी इंडिया ने जवाब दिया कि आप जिस खादी की बात कर रही हैं उसके बारे में कम से कम आंकड़े उसके वेब पोर्टल पर जाकर देख लो कि हम कैसे 1000 करोड़ से 1 लाख करोड़, 1,15,000 करोड़ तक पहुंचे हैं। और हर रोज खादी मिशन के तौर पर चलाया जा रहा है। पीएम मोदी इसका प्रचार करते हैं, हम एडवर्टीजमेंट करते हैं। खादी के काम करने वाले जितने वर्कर हैं, जितने कारीगर हैं, उनकी भलाई के लिए कई योजनाएं लाई गई है। ग्रामीण क्षेत्रों तक में खादी ग्रामोद्योग के अलग अलग स्टॉल बनाए गए हैं। लोकल एरिया पर इसको प्रमोट किया जा रहा है। लेकिन सोनिया गांधी को इन बातों से मतलब नहीं है। इनको तो बोलना था, चीन का नाम लेना था कि देखिए चीन से हम पॉलिस्टर मंगवाते हैं और मोदी की सरकार पॉलिस्टर का धड़ल्ले से उपयोग करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं चीन जहन में है इनके भी, और इनके जो राइटर हैं वो भी सारे वामपंथी हैं, उनके दिमाग में भी चीन ही चलता है। अब जैसे ही चीन का नाम आएगा, अभी चीन का नाम आया राहुल गांधी के लिए, सोनिया गांधी के लिए, पाकिस्तान, चीन, अमेरिका, इन सब लोगों ने मिलकर, इन सारे देशों ने मिलकर कैसे ये कांग्रेस के साथ डील की बांग्लादेश के मुद्दे पर, और फिर भारत में मोदी के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने के लिए इन लोगों ने सोचा वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर, जैसे सीएए के खिलाफ हुआ था वक्फ बोर्ड संशोधन। अब उसके बाद जो अभी यूसीसी आएगा उसके लिए भी आंदोलन खड़ा करेंगे। तो इन लोगों ने इस आधार पर सोचा चीन के बारे में कुछ बोल देते हैं, उसके खिलाफ कुछ बोल देते हैं, ताकि आगे अगर चीन से जुड़ी हुई कोई बातें इनके साथ जोड़ा जाए तो इनके पास जवाब देने के लिए हो कि देखो हमने चीन से आयात कम करने की जो बात उठाई, सवाल उठाए, इसके कारण चीन से हमारा नाम जोड़ा जा रहा है। मतलब ये माँ बेटे दोनों ये पूरे फर्जीवाड़े वाले गैंग से जुड़े हैं। इसलिए इन लोगों को
अब धीरे धीरे एक एक करके एक एक मुद्दे पर बेइज्जत किया जा रहा है। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने धन्यवाद। के लिए। तो सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी, आए दिन कुछ ना कुछ ऐसी खबर आ ही जाती है जो इनके इरादे को जग जाहिर कर देती है। झूठी जानकारी देकर लोगों को गुमराह करने की आदत सी हो गई है और ऐसे में अब इन नेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होनी जरूरत है। तो इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।